पिछली क्लास में हमने ऋग्वेद और उसके मंडल्स पर बात कर ली थी। आज लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ ही साथ वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर भी बात करेंगे। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेटर वैदिक लिटरेचर में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद का संबंध म्यूजिक से है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर वो है ऋग्वेद। जिसमें विभिन्न देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्रों या प्रार्थनाओं का संकलन है। जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य एक्सेट्रा। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार है, वहीं अग्निदेव का उल्लेख 200 बार मिलता है, जबकि वरुण अर्थात जल देवता का उल्लेख 33 बार है। वहीं सूर्य देव को संबोधित गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है। इस प्रकार से अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर ऋग्वेद है और लेटर वैदिक लिटरेचर के रूप में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। इसी प्रकार से यजुर्वेद में यज्ञ संपादित करने के तौर तरीकों का विवरण है। साथ ही अथर्ववेद का संबंध जादू टोना, तंत्र मंत्र के साथ ही साथ नैतिक सिद्धांतों और आयुर्वेद की चर्चा भी अथर्ववेद में ही है। लेटर या अदर वैदिक लिटरेचर की बात की जाए, अदर वैदिक लिटरेचर तो इस समय ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, आरण्य ग्रंथ भी लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों की टिप्पणियों का संकलन है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इनमें यज्ञों के विधि विधान और क्रियाओं का विवरण मिलता है। इसी प्रकार उपनिषद का संबंध वेदों के दार्शनिक पक्ष से है। उपनिषदों में जहां वेदों के दार्शनिक पक्ष को उजागर किया गया, तो वहीं आरण्यक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ का परिष्कृत रूप मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें महत्वपूर्ण उपनिषद हैं मुंडक या मुंडक्योपनिषद। मुंडक उपनिषद में भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का उल्लेख है। तो सत्यमेव जयते मुंडक्योपनिषद से ही लिया गया है। मुंडक उपनिषद के बाद मांडुक्य उपनिषद जो उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। इसी प्रकार बृहदारण्यक
बृहदारण्यक उपनिषद जो उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख है। कठोपनिषद में मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन का उल्लेख मिलता है। तो कठोपनिषद जो है यह मृत्यु और मृत्यु के बाद के दर्शन पर बात करता है। तो वहीं बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है। वह इस दर्शन पर बात करता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दर्शन को बाद में भगवत गीता में व्याख्यायित किया गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस समय हस्तिनापुर, अतरंगी खेड़ा, गंगा वैली इत्यादि क्षेत्रों से मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिनसे वैदिक कालीन लोगों की जीवन शैली के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में भारतीय इतिहास में आर्यों के द्वारा पहली बार लोहे का प्रयोग किया गया। क्योंकि लोहा तांबा और कांसा जैसी धातुओं से कठोर था, अतः लोहे से बने कृषि उपकरणों ने कृषि में क्रांति ला दी थी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ साथ बात की जाए अगर वैदिक कालीन सोसाइटी की, तो जो वैदिक एज था, इस दौरान वैदिक एज में सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक समाज ऐसा समाज होता है जिसमें परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया होता है और परिवार के सभी निर्णय प्रायः उसी के द्वारा लिए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों या समूहों में विभाजित किया गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास माना जाता रहा है। प्रीस्टली क्लास यानी ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कार्यों को संपादित कराना। इसी प्रकार से क्षत्रिय वॉरियर क्लास के अंतर्गत आता था। वॉरियर क्लास। वैश्य ये ट्रेडर क्लास। ट्रेडर क्लास यानी वैश्य व्यापारिक वर्ग होता था। वैश्य व्यापारिक वर्ग होता था और शूद्र जिसकी समाज में निचले पायदान पर स्थिति रही है, लोअर क्लास। ये जो सामाजिक विभाजन रहा है यह ऋग्वैदिक काल में तो व्यवसाय पर आधारित रहा, परंतु उत्तर वैदिक काल में
यह विभाजन और जटिल बना दिया गया। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक विभाजन जन्म आधारित हो गया था, अर्थात अब वर्ण परिवर्तन करना संभव नहीं था। शूद्रों की स्थिति और बदतर हो गई थी। महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। ये 4 चरण थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य की स्थिति, ब्रह्मचर्य जीवन अर्थात यह समय विद्यार्थी जीवन का होता था, स्टूडेंट लाइफ। गृहस्थ हाउस होल्डर, इसी प्रकार वानप्रस्थ ये हर्मिट फेज होता था, हर्मिट फेज। और सन्यास ये जीवन का अंतिम चरण होता था, लास्ट फेज। शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस समय गुरुकुल व्यवस्था थी। गुरुकुल व्यवस्था जहां शिष्य गुरुकुल में अपने गुरु के साथ ही रहकर पूरी शिक्षा ग्रहण करते थे। इस दौरान वे भोजन बनाने, जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने, मवेशियों की देखभाल करने, साफ सफाई जैसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करते थे। गुरुकुल में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। ऋग वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वह पैस्टोरल बेस्ड थी। पैस्टोरल बेस्ड यानी ऋग वैदिक काल में जहां पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था रही, तो वहीं उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर बेस्ड थी, एग्रेरियन बेस्ड। एग्रेरियन यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। आर्य गाय को प्रमुख व पवित्र पशु मानते थे। गाय को ऋग वैदिक काल में अघन्या, अघन्या कहा जाता था। गाय के साथ साथ वे भेड़, बकरी, भैंस, बैल इत्यादि पशुओं का पालन करते थे। साथ ही साथ कताई, बुनाई, कढ़ाई, बढ़ईगिरी जैसे कार्य भी प्रमुख रूप से होते थे। जौ को यौ कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था, चावल को ब्रीही कहा जाता था। इस प्रकार से दही को दधी, मक्खन को नवनीत, घी को घृत और दूध को पेय कहा जाता रहा है। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही। इस समय लोहे की खोज ने कृषि में क्रांति ला दी थी। लोहे से बने उपकरण जैसे हंसिया, कुदाल, फावड़ा और हल ने जहां कृषि कार्य को आसान बना दिया था, वहीं इन उपकरणों ने जंगलों की सफाई करने में भी मदद की। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में खेती एक प्रमुख व्यवसाय रहा। साथ ही साथ लोहा गलाने, रस्सी बनाने
और कांच उद्योग का विकास भी उत्तर वैदिक काल में हो गया था। इस समय जहां गाय को या दूसरे पशुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था, तो वहीं निष्क नामक सोने के सिक्के को भी निष्क नामक सोने के सिक्के को भी विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। इस पर 2022 में IAS प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निष्क क्या है। तो निष्क सोने का सिक्का था उत्तर वैदिक काल में, जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम की एक इकाई के रूप में किया जाता था। अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए, वैदिक एज की पॉलिटिकल लाइफ कैसी रही, तो इस दौरान जन ऋग्वैदिक काल में जन का जो मुखिया होता था या जनरक्षक राजा होता था। राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए एक पुरोहित और एक सेनापति होता था। गवर्निंग बॉडी सभा और समिति इस समय प्रमुख रूप से विद्यमान नहीं। सभा एंड समिति। सभा में कुछ चुने हुए सदस्य शामिल होते थे, जबकि समिति में राजा के अधिकार क्षेत्र के सभी सदस्य शामिल होते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। अब राजा महाराजाधिराज, विराट, सम्राट जैसी उपाधियां धारण करने लगा था। क्षत्रिय और शक्तिशाली हो गए थे। राजा राज्य की रक्षा के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के यज्ञ किया करते थे, जिनमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ प्रमुख थे। अश्वमेध यज्ञ राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए किया जाता था, तो वहीं राजसूय यज्ञ राजा अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए किया करता था। जबकि वाजपेय यज्ञ के अंतर्गत एक चैरियोट रेस हुआ करती थी। चैरियोट रेस यानी रथ दौड़। इस यज्ञ का संबंध भी कहीं न कहीं राज्य की सीमा विस्तार से राजा की प्रभुता स्थापित करने से था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का चलन बढ़ गया था। इस समय ये कार्य काफी जटिल हो गए थे और इसी समय सोल एंड डिवाइन यानी आत्मा और परमात्मा, साथ ही साथ एक्शन एंड सॉल्वेशन, कर्म और मोक्ष की अवधारणा सामने आई। तो आज हम लोगों ने वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर बात की। साथ ही साथ उस समय की महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर भी डिस्कस किया गया। आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।